क्या आप उस पार्टी को साथ दोगे जिसने हमेशा यहाँ पर धोखा किया है 75 से लेके आज तक, जिन्होंने अटॉनमी का वादा किया था फिर खाली मिनिस्ट्री ली थी, जिन्होंने हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिया, आज हमें 15-15, 2-2 हज़ार रुपए की बिल आ रही है, लाखों रुपए हमारा बकाया निकलता है हमारा बिजली फीस। हमें किसी की एजेंट बनने की जरूरत नहीं है, अगर एजेंट है तो एजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रह चुकी है। AIP का अंदाजा ये था 5.5 साल इंजीनियर साहब ने मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, 5.5 साल तक वो जेल में रहे हैं। 5.5 साल के बाद उन्होंने, उससे पहले भी वो कह रहे थे वायलेंस कोई हल नहीं है, बंदूक कोई हल नहीं है, पत्थरबाजी कोई हल नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर दिल्ली को हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। ये उतने वोट अकेले लेता है कुकर जितने बाकी सारे कैंडिडेट लेता है, इसलिए खुशी ज्यादा हुई। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अगर हम बात करें करीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, और एक्सक्लूसिव से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सोनावारी के जो MLC रह चुके हैं, उसके साथ साथ जो कि AIP के यहाँ पे सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट होंगे जनाब यासिर रशीद साहब। आज इनसे जो है मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो सर अगर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो कई सारे उम्मीदवार मैदान में है, उनमें खासकर हिलाल अकबर लोन साहब, इम्तियाज परेज साहब और उसके साथ साथ यासिर रशीद साहब। तो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और कितना मजबूत देखते हैं सोनावारी के अंदर? देख लीजिए, हमने 2014 में जो इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त अकबर साहब मिनिस्टर भी रह चुके थे और स्पीकर भी रह चुके थे, मामूली मार्जिन के साथ। वो भी पता है लोगों को कैसे हो गया उस वक्त, वो फ्लड की वजह से जो उस वक्त गवर्नमेंट की वो चेकें वगैरह बांट दी गई थी करीब 7 करोड़ की रातों रात, तो उसकी वजह से वो हो गया था। नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ उसी वक्त जनाजा निकल गया था यहाँ से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो उस वक्त वो किया था उन्होंने एक, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है इतना कोई मामला है वहाँ पर। तो दूसरी बात करेंगे हम इम्तियाज परेज साहब की, तो उसको तो हम इतना नहीं समझते हैं कि वो अपने इलाके से ज़्यादा बाहर है। तो बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि वो एक यहाँ पर पुरानी पार्टी थी, ऐसा नहीं है कि हम ये, लेकिन उस लिहाज से हम नहीं देख रहे हैं उसको कि वो कोई इतनी मजबूत जमात है कोई। अच्छा, आपको लग रहा है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी? नहीं, AIP के उसने तो वो करीब 10,000 वोट पीछे रही थी लास्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम। तो हाल ही में जब आपने AIP जो है ज्वाइन की तो कई सारे लोग जो है आपको भी तनकीद का निशाना बनाते रहे, कहते रहे कि यासिर रशीद साहब जो है BJP का एजेंट है। तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले तो हम जानते नहीं एजेंट क्या होता है, एजेंट कैसे होंगे। BJP को हमारे साथ है क्या? BJP एक अपनी तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। BJP के एजेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रह चुकी है, उमर साहब उनके मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ उसमें अलायंस में रह चुके हैं। तो हमें कैसे जोड़ेंगे? हम एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन है, अपने इलाके से लेके बाकी मामलात करते हैं, हमें किसी की एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। और हम सोनावारी से जो जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं AIP से, रशीद इंजीनियर साहब को तो भी कह रहे थे कि ये वहाँ से आके इसने तो सौदा किया है, लेकिन जब उसको शेख साहब की तरह इसने 75 में वो किया नहीं। शेख साहब ने तो पहले राजशुमारी का नारा दिया था, 75 में कहा कि कुर्सी पकड़ ली, कहा कि ये सवाए सियासी आवारागर्दी थी। 96 में इन्होंने अटॉनमी का नारा दिया था, फिर कहा कि हमें मिनिस्ट्री दे दीजिए। उमर साहब ने मिनिस्ट्री पकड़ी तो ख़त्म कर दिया मामला। ऐसा तो है नहीं, अगर एजेंट है तो एजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रह चुकी है। AIP का अंदाज़ा ये था 5.5 साल इंजीनियर साहब ने मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, 5.5 साल तक वो जेल में रहे हैं। 5.5 साल के बाद उन्होंने, उससे पहले भी वो कह रहे थे वायलेंस कोई हल नहीं है, बंदूक कोई हल नहीं है, पत्थरबाजी कोई हल नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर दिल्ली को हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों की बात करने पे वो आज 5.5 साल से बंद रहे हैं। वो भी तिहाड़ जेल में, सेल में रह चुके हैं। वो अपनी जब ज़बान ही सुनाते हैं तो लोगों को आंसू आते हैं, हर कोई सुनने वाला आंसू बहाता है कि क्या क्या इसके साथ ज्यादतियाँ हुई है। लेकिन हमें लगा था कि, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि जेल होती है हमें, क्योंकि हम लोगों को रखा गया था जब हम संतूर जेल में, संतूर में थे, फिर MLA हॉस्टल में थे। हम बड़े अच्छे से थे, ऐसा नहीं कि हमें फैसिलिटीज थी, बाकी चीज़ थे, तब भी हमें लग रहा था जेल बहुत बड़ी चीज़ ये है। अच्छा। तो बंद होना, फिर जब इंसान को लगेगा तिहाड़ क्या है, तिहाड़ में रह के भी जब वो आए तो उन्होंने बाहर ही एक कदम रखा तो स्लोगन वही था, आवाज़ वही थी, बात वही थी,
کوئی ہم نے اس میں نہیں چینج دیکھا کہ نہ اس کی آواز میں، نہ اس کی بات میں، نہ اس کے دم میں. اس لیے اگر ایجنٹ ہوتے تو ایجنٹ اپنی بات چینج کرتے ہیں، ایجنٹ کو اپنی باتیں چینج کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، اور وہ ایسی چیز کہہ نہیں رہے جو ناممکن ہے. وہ ممکنات پہ بات کر رہے ہیں. جو ہم دلی سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ممکنات کی حد تک بات کر رہے ہیں. جو ہم ملک سے مانگ رہے ہیں ہم ان کو آئین کے اندر بات مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دے دیے جو آپ نے وعدے کیے ہیں ہم سے. ہم وہ چیز تو مانگ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں ان کا ایجنٹ بننا پڑے گا. تو خاص کر اگر سر آپ کی بات کریں، جب آپ PDP میں تھے، یہاں پر آپ سوناباری کے اندر جو ہے MLC بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اور آج جو ہے آپ کو کیڈر میں فرق ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. PDP کا بھی اس وقت ایک سلوگن تھا. PDP نے تھوڑا سا اپنا سلوگن جو ہے جب BJP کے ساتھ الائنس کیا تھا، میں بھی اس پارٹی میں تھا، لیکن جب گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کے بعد اس چیزوں پہ کچھ چلے نہیں ہم. مطلب ہم کہیں گے ابھی جیسے کہ ہم نے بڑی باتیں کی تھی اس وقت وہ ہوا نہیں. تو لوگوں میں جو ایک عام ووٹر ہوتا ہے، وہ کسی کا ورکر نہیں، کیڈر نہیں ہوتا، وہ ووٹر ہوتا ہے. اس کو جب لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اس کا تو بات چاہیے نا، اس کو تو مسئلے کا حل چاہیے. وہ 30 سال 35 سال 70 سالوں سے جب سے یہ وہ ایک مسئلہ ہے، وہ ایک درد ہے، ایک اس کے دل میں ایک رنجش ہے، وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر اس کو لگے گا تھا، اس کو نیشنل کانفرنس نے پہلے کہا تھا میں کروں گا، 75 میں اس نے اپنا ایکارڈ کیا، اپنی کرسی لے لی. PDP نے کہا تھا، پھر اس نے اپنا سلوگن، مطلب ہم نے باقی چیزوں میں کہا تھا وہ چینج کریں گے، وہ ہوا نہیں. تو اس لیے جو وہ چیز کہیں گے وہ لوگوں میں یہ ہم نہیں کہیں گے وہ چینج ہے، وہ اس سلوگن کے ساتھ ہے. تعداد ہوتا ہے ایک سلوگن، ایک پارٹی کے سلوگن پہ. مجھے پوری امید ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو لمبے عرصے کے بعد آپ سے جو ہے آج ملاقات ہوئی، تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ PDP کا دامن جو ہے آپ کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ میں نے کہا آپ کو کہ میں کہہ رہا ہوں. وجوہات کیا رہی؟ وجوہات یہی رہی، مین وجوہات یہی رہی کہ ہم نے جو لوگوں سے جو ہم نے وعدے کیے تھے، ہمیں جو امید تھی ان پہ کھڑے، تو ہم نہیں کہیں گے. ڈیولپمنٹ، سڑک، پانی، نلکے وہ تو ہوتے رہیں گے. یہاں پر اور بھی ایک مسئلہ ہے، پرابلمز ہیں. ہمیں اس وقت ہمیں لگا تھا کہ نہیں یہ اس سے دور چلے گئے ہیں. بہت سے معاملات ہوئے تھے جن سے وہ دور ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پارٹی میں بھی کافی ٹائم اختلافات رہا جب گورنمنٹ میں بھی تھے کہ ہمیں ان چیزوں پہ نہیں چلنا ہے. تو یہ بڑی باتیں ہیں. تو اب ہم اس پارٹی میں کے ساتھ رہے ہیں، زیادہ کچھ کہیں گے نہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے پیپلز کانفرنس کا دامن تھاما، تو کچھ عرصہ تک جو ہے وہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن ان کا بھی دامن آپ کو چھوڑنا پڑا. اس میں کیا وجوہات رہی؟ دیکھ لیجئے، میں آپ کو کھل کر بات کہوں گا. میرا معاملہ ہے کہ لوگوں کی بات جہاں پر بھی ہو جائے گی، جہاں پر مجھے لگے گا لوگوں کی بات، ان کی امنگوں، ان کی خواہشات کی بات ہو رہی ہے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اس میں. اگر مجھے لگا کل انجینئر صاحب نے یہ لوگوں کی بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے اس میں کوئی دریغ نہیں کروں گا کہ نہیں، مجھے اس پارٹی کے ساتھ جڑنا ہے جہاں پر لوگوں کی، دیکھو ہم سیاسی میں، میں ایک چھوٹا موٹا سیاسی ورکر ہوں. مجھے وہاں جانا ہے جہاں پر لوگوں کی امنگوں اور خواہشات کا خیال رکھا جائے گا. مجھے لگا کہ نہیں، دیکھ لیجیے کسی بھی حل سے، اگر مجھے لگا تھا ہمیں پیپلز کانفرنس کو بھلے ہی کہا گیا تھا یہ دلی کے نزدیک ہے، لیکن یہ مسائل کا حل نکالیں گے، مجھے اس میں بھی کوئی یہ نہیں تھا. وہ بھی مجھے لگا کہ نہیں، یہاں پر نہیں ہے، کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اتنا ہے نہیں. باقی جو ہے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ مجھے لگا کہ نہیں، اور انجینئر صاحب تو یہ نہیں کہتے نا پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مودی جی میرا بھی پرائم منسٹر ہے، لیکن ہمیں اس سے بات کرنی ہے. لیکن بات کے لیے ہمیں کھڑا رہنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو. دیکھ لیجئے، میں ان کی طرح نہیں ہوں جیسے کہ نیشنل کانفرنس ہلال صاحب کے فادر صاحب نے پہلے جنتا، پیپلز کانفرنس، کانگریس، نیشنل کانفرنس اقتدار اور کرسی کے لیے بدلے. جب وہ کہہ رہے تھے ہم ایک ہی پرسوں کہہ رہے تھے ہم مطلب کچھ لوگ کھانا بدوش ہیں. کھانا بدوشی اگر ہے تو وہ ہم نے ان سے ہی سیکھی ہوگی، پہلے ہم نے ان سے ہی جانا یہ کیا ہوتی ہے. اقتدار کے بھوکے وہ تھے، میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں. میں خالی یہ چاہتا ہوں کشمیریوں کو عزت اور وقار کے ساتھ جو بات کرے، کشمیری کی عزت اور وقار کی بات جو کرے، ہم اس کے ساتھ جاؤں. باقی نہیں، مجھے یہ نہیں ہے، اللہ جان رہا ہے. میں نے PDP میں بھی کبھی منڈیٹ نہیں مانگی، میں نے کبھی ان کو عہدہ نہیں مانگا. میں نے ان کو بڑی یہ کی تھی، منت سماجت کی تھی کہ مجھے نہیں، ان کے ساتھ مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے. لیکن آپ کی جو بات ہے وہ آیا بھی تھا 2008 میں نے منڈیٹ دے کے لکھا تھا کہ مجھے نہیں لڑنا ہے، مطلب منڈیٹ اناؤنس کر کے. مجھے ان پہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہم اور پورا ملک ہم امن اور ترقی کے ساتھ رہیں، پورے ملک کے ساتھ ہم ایک امن کے ساتھ رہیں.
हमें बात करनी पड़ेगी, हमें लोगों की बात सुन। तो जब यहाँ पे 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुई तो सोनावारी के कुछ इलाके बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ दिए गए। क्या आपको लगता है कि आपके काडर में या आपके वोटर्स में फर्क हुई, कमी हुई उसमें? बिल्कुल वो गलत हो गया। देख लीजिए जो वो हुआ है, बांडीपुरा के साथ कुछ इलाके उन्होंने जोड़ दिए थे, नाइद खे से लेके उधर तक, वो नहीं जुड़ रहे हैं जी। लेकिन अब जो बाकी हमारे साथ जोड़ दिए गए हैं वो भी तो हमारे भाई है, उनको तो ये नहीं कहेंगे आप नहीं हमारे साथ है। ये रवायत जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ बनाई थी, उन्होंने ही सिखा दिया है इस बीजेपी वालों के साथ मिलके, इनको ही पता है क्योंकि अकबर साहब उसके मेंबर थे। हम नहीं कहेंगे कि अकबर साहब भी एक पार्लियामेंट मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने क्यों किया ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि आधे को उधर किया आधों को इधर किया, लेकिन ये रवायत हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई थी। जब उन्होंने इससे पहले हदबंदियां की थी तो उन्होंने हमेशा अपने वोट बैंकों को उधर इधर करके रखा था, तो ये उनकी रवायत बनी है थी, तो उनका ही ये रहा है। तो सोनावारी में आपका मुकाबला किससे है? देखो मुझे किसी से नहीं है, मुझे लोगों की बात फिर भी किसी, क्योंकि 3 कैंडिडेट सोनावारी की बड़े फेज जो है मैदान में है, किस उम्मीदवार के साथ आपका मुकाबला है? मुकाबला नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों के, हमने लोगों के ऊपर बात छोड़ दी है, लोगों और जवानों के ऊपर छोड़ दी। क्या आप उस पार्टी को साथ दोगे जिसने हमेशा यहाँ पर धोखा किया है 75 से लेके आज तक, जिन्होंने ऑटोनॉमी का वादा किया था फिर खाली मिनिस्ट्री ली थी, जिन्होंने हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिया, आज हमारे 15-15 2-2 हज़ार रुपए की बिल आ रही है, लाखों रुपए हमारा बकाया निकलता है हमारा बिजली फीस। क्या आप उस पार्टी के साथ करोगे जिनको बैंक स्कैंडल्स किए, जिन्होंने क्रिकेट स्कैंडल्स किए, जिन्होंने अपने घर बना दिए थे? शेख साहब मरहूम एक टीचर रहते थे, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, हाँ फिर कहाँ से लाई? फैक्ट्रियाँ तो इन्होंने डाली नहीं, कोई बिजनेस तो किया नहीं, कहाँ से ये लाया इतना बिजनेस? क्या आप उस पार्टी के साथ करोगे जिन्होंने अफजल गुरु को फांसी दी, जिन्होंने मकबूल भट्ट को लास्ट जब तक उसको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया तब तक कहा कि यह आईबी का एजेंट है? क्या आप उसी पार्टी को साथ दोगे कि आप अपना वोट उसको दोगे? मैं उनके ऊपर फासला, मुझे मुकाबला जो है लोगों के साथ है, लोगों की ख्वाहिशात के साथ है। अगर लोगों को लगा नहीं हमें उन लोगों को, उन ताकतों को आज रिजेक्ट करना है जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया गया था। 300 इसमें 370 में और 35 में रखा क्या था? सारा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्तन फवक्तन उन्होंने उनको तो खत्म किया था। क्या रखा था उसमें? खाली वो मामूली कुछ चीजें रखी थी, उन्होंने कहाँ नहीं सौदा किया था। क्या आप उस पार्टी के साथ रहोगे? अगर जवानों की यही ख्वाहिश होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। देख लीजिए तकदीर एक लीडर बनाता है, वो अकेले निकलता है। इंजीनियर साहब अकेले ही चले एक स्लोगन और एक झंडा लेके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक झंडा लेके लोगों को तो जुड़ना है उस आवाज के साथ। अगर नहीं जुड़े, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रहा अब, हमारे पास कपड़े भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है अब, हमारे पास स्टेट नहीं है, ये यूटी है अब, एक छोटी मोटी यूटी है अब, ये एक क्या कहेंगे यार, कुछ भी पावरलेस यूटी है। अगर हम लोग किन्होंने छीन लिया ये हमसे, किन्होंने इसका कर दिया? इसी पार्टी ने, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन रिसेंटली जो यहाँ पे सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है उन्होंने आप पे सीधा निशाना दागा कि ये कुकर जो है वो अब नहीं फटेगा। वो पार्लिमानी इंतखाबात में ही फटा था, लेकिन अब वो कुकर नहीं फटेगा। उसकी आवाज वो सुनेंगे 8 को कि कितने जोर से वो फटेगा। लेकिन अगर आपकी बात करें, आपको भी कल प्रेशर कुकर जो है सिंबल मिला है, तो आपके चेहरे पे भी कल से बहुत ज्यादा जो खुशी की लहर जो है दौड़ गई है, तो आपको लगता है कि अब की बार जो है प्रेशर कुकर फट सकता है? क्यों? इसीलिए ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा निकलती है जब ये फटता है, तो ये 5-5 लाख लेता है जब ये फटता है। तो हाँ, ये उतने वोट अकेले लेता है कुकर जितने बाकी सारे कैंडिडेट लेता है, इसलिए खुशी ज्यादा हुई। हाँ। तो सर अब लोगों के लिए, खासकर सोनावारी के लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? मैं सोनावारी के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। देख लीजिए आपने पिछले 2002 से एक खानदान को, एक घर को आपने ताकत दिया, आज तक वो हमें डेवलपमेंट के नाम पर साफ पानी तक नहीं दे पाए। पानी तक नहीं हमें पीने का। ये कहते हैं बड़ी बात है कि हमने कॉलेज लाया, कॉलेज किस तहसील में नहीं है। अगर मेरा काम गिना जाएगा, ये काम गिनते हैं तो काम गिने। हाजिर में वो बिल्डिंग जिसकी तहसील बिल्डिंग, नौगांव में सारा मैग्डमाइजेशन 2 सालों के अंदर, बहुत से मैग्डमाइजेशन और काम,
दर्जनों हजार सैकड़ों में ट्रांसफार्मर्स, बिजली पोल्स, डेवलपमेंट्स 2 सालों के अंदर अंदर, जबकि मामले हालात भी खराब रहे। इन्होंने 12 साल में क्या किया वो गिना जाएगा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या कहते, एक और सवाल है, खासकर कई सारे लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये सवाल आप यासिर रशीद साहब से जरूर पूछेगा। यहाँ पे ननी नारा सुंबल ब्रिज हुआ करता था, जिसको ओल्ड ब्रिज यानी कशीर पोइट प्रोन कदल, तो उसमें जो है खासकर अभी तक वो तामीर नहीं हुआ, अभी तक वैसा का वैसा ही है, और लोगों को भी काफी मुश्किलात आए, और वहाँ का जो तिजारत है वो भी खत्म हो गया। खासकर ननी नारा इलाका है उनको भी काफी मुश्किलात आया, या जो हमारे स्टूडेंट्स उनको संभल जाना पड़ता है। तो कल जाके अगर यासिर रशीद साहब एमएलए बनते हैं सोनावारी के अंदर, तो उसको प्रायोरिटी बेस पे हल करेंगे, उसको जल्द तामीर देख लीजिए वो भी एक नेशनल कांग्रेस का एक धोखा था। उन्होंने उसको रखा था स्टेट सेक्टर में, तो स्टेट सेक्टर में कोई फंड्स होते नहीं, पुराना पुल उठवा दिया था। जब वो फंड्स आते उसको आता है हर साल 10 लाख 20 लाख, तो वहाँ पे वो तामीर, फिर जब मैं एमएलसी रहा था तो मैंने उसको लैंग्वेजेस में भिजवा दिया था। जब वो वहाँ से सैंक्शन आया तो उस वक्त इसने जो उसका ठेकेदार था उसने उसका सिटे निकाल दिया। तो गवर्नमेंट टूटी है। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहली, क्योंकि ये मेरा अपना भी ये तो एक है, ये आपका वादा है, अगर कल जाके आप एमएलए बनते हैं सोनावारी के अंदर, क्या ननी नारा सुंबल ब्रिज को तामीर करेंगे आप? ये भी होगा। और आईजस के लिए बड़े काम है। आईजस का वो उनका फ्लड इरिगेशन का एक कनाल है, उसका स्टोन क्वारी के लिए क्या करेंगे आप? स्टोन क्वारी के लिए तो मेरा हमेशा बात तो रही है, जब भी मुझे ताकत मिलेगा तो उसके लिए बात करेंगे। तो ऐसे खासकर इन शॉर्ट बताइएगा, ऐसे क्या कुछ खासकर मंशूर है आपका, ऐसे क्या कुछ मसले हैं आपके सोनावारी को लेके जो आप प्रायोरिटी बेस पे कल हल करेंगे? देख लीजिए ये काम तो होते रहेंगे इंशाल्लाह, ब्रिज भी रहेगा, स्टोन क्वारीज भी रहेंगी, और हॉस्पिटलों में भी काम हो रहेगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ इज्जत नफ्स की बात रहेगी। तो अब इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है, क्या कुछ पैगाम रहेगा अब? बस मैं यही कहूँगा लोगों को कि आप उसको साथ दे दीजिए, उस लीडर को साथ दीजिए जिसने 5.5 साल कश्मीरियों की बात करने पे अपनी जेल में काट दिए। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।